हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड और कोर्स। और हम आज बात करने वाले हैं सैम्पलिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। और लास्ट क्लास के अंदर आई होप आप लोगों को मैंने 55 क्वेश्चंस करवाए थे और 56 जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, तो उससे आगे हम पढ़ेंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने एमसीक्यू कोर्स नहीं लिया है वो एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और नोट्स किसी के पास नहीं है तो वो भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं ऐप के अंदर, ठीक है, लगभग 800 प्लस क्वेश्चंस है, वो आप लोगों को कम से कम 3 से 4 बार करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वहाँ पे एग्जाम्स में आपको डाउट आ जाएगा फिर भी, इसलिए आपको लगातार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पूछा था मैंने कि इस सैम्पलिंग में समग्र के सभी मदों को पहले हम वर्णात्मक, भौगोलिक और क्रमवार या अन्य किसी आधार पर पहले हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं करके उनमें से पूर्व निर्धारित मात्रा की इकाइयों को समान दूरी से न्याद्रस में चुना जाता है। ये कौन सी सैंपलिंग है वो आपको बताना है। ये सत्रित स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, या फिर आपकी बहुस्तरीय है, या आपकी एरिया सैंपलिंग है, वो आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का ही रूपांतर है, क्योंकि हम इसमें क्या है, रैंडमली भी लेंगे। ठीक है, पहले हम इनको बांटेंगे वर्णात्मक, भौगोलिक, क्रमवार या किसी आधार पे, फिर उसके बाद जो है रैंडम के साथ रैंडमली एक इकाई को चयन करेंगे और समान दूरियों से उन इकाइयों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम समग्र को क्या किया जाएगा, न्यूमेरिकल या फिर अल्फाबेटिकल, जियोग्राफिकल आधार पर बांटा जाएगा। फिर प्रथम इकाई को रैंडम के आधार पर जो है चुना जाएगा और शेष इकाइयों को क्या करेंगे, निश्चित बराबर अंतराल पर, ठीक है, एक सेम इंटरवल पर जो है इकाई हम चुन लेंगे। ठीक है, वो सैंपलिंग कौन सी है, तो ये सैंपलिंग होती है आपकी व्यवस्थित या क्रमबद्ध प्रतिचयन। ध्यान रखना, इसको क्रमबद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रमबद्ध दे दिया था इन्होंने एग्जाम, तो ऑप्शन में क्रमबद्ध को नहीं लिखा, सिस्टमैटिक या फिर आपकी सीक्वेंशियल, आपकी क्रमबद्ध या व्यवस्थित देव प्रतिचयन आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 25 इकाइयों के समग्र में से 2 इकाइयों का चुनाव बिना प्रतिस्थापन, किसके कर रहे हैं, बिना प्रतिस्थापन, विदाउट रिप्लेसमेंट यादृच्छिक प्रतिचयन से किया जाए तो ऐसे प्रतिदर्श की कुल संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने फॉर्मूला करवा रखा है, एनसीएन, कुल प्रतिदर्श ही पूछा, में एनसीएन हो जाएगा, यानी 25 से हमें लेना है 25 इंटू, और यहाँ पे 25 इंटू 24, और क्या हो जाएगा 2 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 12, 12 5 60, 6, 12 दूनी 24 और 300, ये आपका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सत्रित प्रतिचयन किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है, देखिए आपने कभी कभी पूछा, देखिए यहाँ पे प्रतिबंधित प्रतिचयन बोला हुआ है, यहाँ पे व्यक्तिपरक बोला गया है, साउद्देश्य बोला है, प्रतिबंधित प्रतिचयन बोला गया है। तो ये क्या है, प्रतिबंधित यानी सीमित, इसको हम क्या बोलते हैं, सीमित या प्रतिबंधित प्रतिचयन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे थे जो आपका सत्रित है उसकी बात कर रहे थे। तो ये क्या है, प्रतिबंधित है। और कौन से जो है इसके अंदर आते हैं सीमित या प्रतिबंधित के अंदर, एक तो आपने नाम चुना होगा सिस्टमैटिक। ठीक है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया ना सिस्टमैटिक, देखिए सिस्टमैटिक सैंपलिंग। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने एक व्यवस्थित देव निर्देशन किया, इसमें क्या है, जो सिस्टमैटिक है इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले पहले तो हम इनको बांट रहे हैं। ठीक है, वर्णात्मक और भौगोलिक, तो ये नॉन रैंडम के हिसाब से कर रहे हैं, जो बांट रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रपोजिव के हिसाब से, जैसा हमारा पर्पज है उसके हिसाब से बांट रहे हैं, यानी नॉन रैंडम है। ठीक है, प्लस उसके बाद हमने एक इकाई क्या करी है, चयन करी है रैंडम के हिसाब से, तो ये रैंडम और नॉन रैंडम है ना, लेकिन रैंडम है, लेकिन ये इसमें क्या है, लिमिटेड है ना, पूरा का पूरा जो है रैंडमनेस नहीं है, पूरा का पूरा नॉन रैंडम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, लिमिटेड है, प्रतिबंधित है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया, आपका क्या हो गया, सर्टिफाइड हो गया। ठीक है, सर्टिफाइड हो गया, सर्टिफाइड को मिक्स भी बोलते हैं ना, मिक्स होता है ये भी। मल्टी स्टेज हो गया, मल्टी स्टेज के साथ एरिया हो गया, क्लस्टर हो गया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एरिया हो गया, ठीक है, और क्लस्टर हो गया, ये सारी सैंपलिंग क्या आती है, ये आपके प्रतिबंधित और सीमित के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए, विश्व कप के लिए क्रिकेट टीम का चयन कहा जाएगा, वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के लिए आपकी जो क्रिकेट टीम है उसका चयन करना किसके किया जाएगा, तो ये तो आपको पता है कि क्रमबद्ध की देव प्रतिचयन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैंडमली मान लीजिए कोई ऐसा आ गया जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और जो जिसके स्टैटिस्टिक्स अच्छे नहीं है ना, स्टैट्स अच्छे नहीं है खेलने में, क्रमबद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्या है आपका लिमिटेड है। इसमें हम अलग तरीके से करते हैं, क्रमबद्ध के अंदर पहले हम क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांटते हैं, फिर रैंडमली किसी को सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, साउद्देश्य, परपोजिव में हमारा क्या है, एक पर्पज होता है। ठीक है, इसमें एक हमारा पर्पज है कि हमें वर्ल्ड कप गिराना है, हम टॉप परफॉर्मेंस को ही चुनेंगे, है ना, टॉप परफॉर्मेंस को ही चुनेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना, ये नॉन रैंडम है, साउथ से क्या है, नॉन रैंडम है, नॉन प्रोबेबिलिटी के साथ है। उन परिस्थितियों के उन परिस्थितियों में उपयोग की जाती है जब समष्टि
समग्र स्पष्ट रूप से परिभाषित ना हो और प्रतिचयन इकाइयां भी स्पष्ट ना हो। कितनी बार ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाया है ना? क्या बोला हुआ है कि उन परिस्थितियों में किस विधि का प्रयोग करेंगे जब समग्र क्या है स्पष्ट रूप से पता नहीं है ना? और परिभाषित नहीं है, प्रतिचयन इकाइयां भी स्पष्ट नहीं है ना? क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सुविधा अनुसार करेंगे। क्या करेंगे, हम सुविधा अनुसार करेंगे। जैसे इस विधि के अंदर क्या करते हैं, सैंपल का चयन करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग खंडों में पॉपुलेशन को बांट लेते हैं सुविधा के अनुसार से। ठीक है, सुविधा के अनुसार से हम अलग अलग खंडों में बांट लेते हैं और इस खंड का चुनाव ना ही विवेक आधार पर करेंगे, ना ही प्रायिकता के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे, सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार से। ठीक है, सुविधा के अनुसार से इस खंड का चुनाव शोधकर्ता जो भी रिसर्च करेगा वो अपने सुविधा के अनुसार करेगा। शोधकर्ता जो है खंड का चुनाव करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगा कि उसके पास साधन क्या उपलब्ध है, समय कितना है, धन कितना है और जो उसकी जो सूची है वो कितनी लंबी चौड़ी है ना, उसके हिसाब से जो है वो जो है इसको चयन करेगा। ठीक है, पॉपुलेशन के खंडों को चयन करेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का स्कोप किस पर निर्धारित करता है? अच्छा क्वेश्चन है। स्कोप किस पर निर्भर करता है? आपके पास जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है आपके ऑब्जेक्टिव्स है उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, और उन रिसोर्सेज का यूज करने के लिए और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमारे पास समय कितना अवेलेबल है, ठीक है, उसके हिसाब से आप जो है क्या करोगे, सैंपल को चेंज करोगे। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ऑल ऑफ द अबव। यादृच्छिक प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रायिकता प्रतिचयन से जानते हैं, गैर प्रायिकता नहीं जानते। ये ठीक है, आपका इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। प्रतिचयन की वह विधि जिसमें जनसंख्या को विभिन्न होमोजीनियस समूहों में किसी विशेषता के अनुसार विभाजित किया जाता है, वह विधि कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको जो है ना क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, ठीक है, उनको समझने की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आप लोग जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस करोगे तो कैसे क्वेश्चंस को सहन करना। देखिए इसमें क्या बोला है कि प्रतिचयन है उसकी वह विधि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जनसंख्या को होमोजीनियस ग्रुप में बांट रहे हैं। ठीक है, किसमें बांट रहे हैं, होमोजीनियस ग्रुप्स में बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और वह विधि कौन सी है फिर, ये विधि होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रेटा। अब ये जो सत्वरित विधि है ये भी आपकी मिक्स है। किस किस की मिक्स है ये आपकी मिक्स है जो आपकी गैर देव प्रतिचयन निदर्शन और प्लस आपकी देव प्रतिदर्शन, सॉरी देव निदर्शन की, है ना, दोनों है, इसलिए हम इसको मिश्रित भी बोलते हैं, मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी है, ये आपकी प्रतिबंधित होती है, सीमित प्रतिचयन की विधि होती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, रैंडमली भी लेते हैं और नॉन रैंडम भी लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम करते क्या है कि जो समष्टि है ना उसको कुछ विशेषताएं होती है उनके आधार पर बांटते हैं। जैसे मान लो कि हमें एक स्कूल का करना है तो उसमें आयु के हिसाब से बांट सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से बांट सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम इसको क्या करते हैं, होमोजेनियस ग्रुप में बांटते हैं। फिर उसके हिसाब से देव प्रतिदर्श के अनुपातिक या फिर आपकी गैर अनुपातिक अनुकूलतन के हिसाब से जो होता है उसमें रैंडमली जो है डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको सत्रित। आगे, किसी घटना के होने की एम ढंग है और ना होने की एन ढंग है, तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? आप ये सोचिए कि घटने और न घटने के टोटल चांसेस कितने हैं, एम प्लस एन है, और जबकि घटने के चांसेस किसे कौन से पूछे, घटना घटित होने के कितने चांसेस है, एम है, तो आपका एम बटे क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होने का पूछता तो एन बटे एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। प्रतिचयन ही सिर्फ एक तरीका है किसका, किस चीज को पता करने का, एक व्यक्ति की खून जांच करने का। ये संगणक के अंदर आया था 2018 के अंदर। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सैंपल ही कर सकते हैं। अगर पूरे खून को हम जांच करें, जांच के लिए यूज कर लें, तो अगला इंसान पहले ही मर जाएगा, है ना। चलिए, 2018 में आया था संगणक के अंदर। प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में सूक्ष्मता इनमें से किससे नहीं हो सकती? प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में सूक्ष्मता इनमें से किस में नहीं हो सकती? देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। प्रतिदर्श का आकार दिया है, आंकलन विधि दी है, प्रतिचयन विधि दी है और प्रतिदर्श का माध्य दिया है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में सूक्ष्मता से क्या मतलब है। सूक्ष्मता से मतलब यह है कि जो हमने प्रतिदर्श लिए हैं, सैंपल लिए हैं, उनके उनका जो अनुमान है वो जो समष्टि है, जो समग्र है, हमारा पॉपुलेशन है, उनके कितने करीब है। ठीक है, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं,
मानक त्रुटि का स्टैंडर्ड एरर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब मानक त्रुटि छोटी होती है तो इसका मतलब क्या है, प्रतिदर्श अनुमान अधिक विश्वसनीय है। और इसके विपरीत अगर मानक त्रुटि स्टैंडर्ड एरर क्या आता है, आपका ज्यादा आता है, इसका मतलब क्या है, अनुमान जो है वो कम सटीक है। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, देखिए हमारे लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो साइज ऑफ सैंपल को मैटर करता है कि हमने कितना बड़ा साइज लिया, कितनी है। ठीक है, और हमने एस्टिमेट जो अनुमान है उसके लगाने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, मेथड ऑफ एस्टिमेट। ठीक बात है, और हमारे पास जो है मेथड ऑफ सैंपलिंग क्या है, मेथड क्या है सैंपलिंग का। ठीक है, तो अनुमान लगाने के लिए क्या पूछा गया क्वेश्चन, किसमें नहीं सूक्ष्मता इनमें से किसमें नहीं हो सकती। तो देखिए प्रतिदर्श आकार तो है, मेथड ऑफ एस्टिमेट भी है, और सैंपलिंग का विधि भी है, प्रतिदर्श का माध्य इसमें नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये क्या है, साइज आकार। ठीक है, प्रतिदर्श का आकार कैसा है। फिर हमारे पास जो एस्टिमेट है, अनुमान की विधि कौन सी है, अनुमान की विधि मैटर करती है। ठीक है, मेथड ऑफ सैंपलिंग जो हमारी प्रतिचयन विधि है वो कौन सी है, क्योंकि देखो मान लो कि हमारे पास ये समग्र है और मैंने क्या करा कि इसमें से इकाइयां एक जगह से ले ली, ये इतने से भाग में से मैंने इकाइयां ले ली, क्या बताओ ये सही होगा। तो क्या एन जो है, स्मॉल एन जो साइज ऑफ सैंपल है वो मैटर करेगा, क्योंकि हमें साइज ऑफ मेटल जो सॉरी साइज ऑफ सैंपल है वो भी उस हिसाब से लेना पड़ेगा जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है। चलिए आगे देखते हैं, बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है, यह निर्देशन सर्वेक्षण का कौन सा नियम है। बड़ी संख्याओं की अपेक्षा क्या होता है, छोटी संख्याएं क्या होती है, अधिक स्तर होती है, ये कौन से नियम में है। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर आपने पढ़ा होगा, महक जो महंक है, जड़ता का नियम, इसमें क्या होता है, देखिए ये जो संख्यांकीय नियमता का नियम है उसका ही आपका क्या है ऊपर में है। इस नियम के अनुसार जो बड़ी संख्याएं हैं वो छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है, यदि समूह छोटा होगा तो परिवर्तन अधिक होगा, और यदि समूह बड़ा होगा तो परिवर्तन कम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया, बड़ी संख्याएं छोटी अपेक्षा की संख्या में अधिक स्थिर होती है, यानी बड़ी संख्याएं क्या होती है आपकी, अधिक स्थिर होती है, बड़ी संख्या अधिक स्थिर होती है, स्थिर होती है। ठीक है, ये किसमें है, ये महंग जड़ता का नियम। ठीक है, और महांक जो जड़ता का नियम है, जड़ता का जो नियम है ना, ये जो है, ये जो संख्यांक स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी जो है इसका ऊपर में है, संख्यांकीय नियमता का ऊपर में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महांक जड़ता का नियम कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऐसे प्राय तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी ये दिया रहता है आपकी स्टैटिस्टिक्स की कोई भी बुक आपके पास, वहां पे आपको मिलेगा ये 3-4 रूल, जैसे आपके ये दोनों स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये दोनों ही चीजें यहाँ पे मिलेगी। एक व्यक्ति एक परिवार का प्रतिचयन करना चाहता है, एक व्यक्ति एक परिवार का क्या करना चाहता है, प्रतिचयन करना चाहता है। ठीक है, प्रतिचयन करना कहलाता है, एक परिवार का प्रतिचयन करना चाहता है तो वो क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग फ्रैक्शन, सैम्पलिंग पैरामीटर भी नहीं होगा, सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होगा, ये तो सैम्पलिंग यूनिट होगा, यहाँ पे लिखा भी है, कोई बात नहीं, सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, संपूर्ण समग्र में से एक व्यक्ति एक परिवार जिस पर अध्ययन किया जा रहा है प्रतिदर्श इकाई कहलाएगी। ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगी। आगे देखिए, समग्र में से चुने गए प्रतिदर्श इकाइयों की अभिलेखना संख्यांकीय माप कहलाता है। समग्र में से चुने गए प्रतिदर्श की जो हम अभिलेखना करते हैं वो क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक्स, जबकि समग्र का क्या कहलाता है, पैरामीटर। ठीक है, प्रतिचयन की वह विधि जिसमें समग्र को निश्चित आधार संख्यात्मक भौगोलिक वर्णात्मक रूप में बांटा जाता है। सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है और आई होप आप लोगों को याद भी होना चाहिए। ठीक है, ये होगा क्रमबद्ध प्रतिचयन, और वहां पे क्या लिखा था, व्यवस्थित, व्यवस्थित। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं दोनों, वहां पे व्यवस्थित दे रखा था, यहाँ पे क्रमबद्ध, मैंने वहां पे भी आपको दोनों ही नाम बताए थे। देखिए ये रहा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, व्यवस्थित देव निर्देशन दे रखा था, मैंने क्रमबद्ध भी बताया आपको, और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा, यहाँ पे क्रमबद्ध दे दिया। बस आपको ये चीज ही पकड़नी है, वहां पे एग्जाम में और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यही चीजें आपके माइंड को चेंज करती है। एक प्रतिदर्श सैंपल की परिशुद्धता, परिशुद्धता प्रतिदर्श के आकार के वर्गमूल में बढ़त के बराबर होती है, तो यही होगा, परिशुद्धता किसकी होती है, प्रतिदर्श के आकार के वर्गमूल में बढ़त के बराबर बढ़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदर्श का आकार निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र उपयोग में लाना चाहिए। उसमें देखिए, इसमें तो यही हो जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड जो सैंपल का आकार है, और बटे क्या हो जाएगा जो संभावित अनुमान है। ठीक है, तो इसमें यही आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसमें, जो आपका रिक्वायर्ड है, वांछित जो आपका प्रतिदर्श है, वांछित प्रतिदर्श का आकार। ठीक है, और बटे में क्या आएगा आपका, जवाब देने वाले संभावित अनुमान, वाले संभावित अनुमान। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहो तो रख लेना, कोई कोई बड़ी बात नहीं है।
एक संख्या जो जनसंख्या समंक में से आंकलित की गई है तथा जनसंख्या की विशेषता की मात्रा, देखिए एक संख्या जो है जनसंख्या समक्ष में से आंकलित की गई है तथा जनसंख्या की विशेषता की मात्रा को बताए को क्या कहते हैं हम। ठीक है, अब एक चीज सोचो, आपने आपने बात करी है यहाँ पे जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, और इसमें से हम इसकी विशेषता बताने वाली मात्रा को ज्ञात करें तो वो क्या कहलाएगी, वो पैरामीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पैरामीटर। ठीक है, और ऐसे ही हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें, ठीक है, जो समग्र से होता है वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पैरामीटर। ये रहा स्टैटिस्टिक जो है, ये किसके लिए है, ये आपके सैंपल के लिए है, प्रतिदर्श के लिए है। प्रतिदर्श और पॉपुलेशन के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज्यादा मिलने की कोशिश है। देखिए मैंने आपको बार बार बताया एन बटे एन की बात कर रहा है, ठीक है, ये तो एन हो गया और ये एन हो गया, इनके बीच के अनुपात को बता रहा है, तो ये क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन होती है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, ये तो आपका क्या है, प्रतिदर्श है, और बटे आपका क्या है, समग्र है। ऐसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं एमसीक्यू बैच के अंदर, और मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली जो भी स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करता है, मैं एक बार ये जरूर बोलता हूँ, हालांकि लेना ना लेना उनकी बात है, लेकिन वहां पे मेहनत की है उसका आपको फायदा मिलेगा। निम्नलिखित में से किसमें सामान्यतः सबसे बड़ा प्रतिदर्श आकार होना चाहिए, सामान्यतः सबसे बड़ा प्रतिदर्श आकार होना चाहिए। देखिए इसमें हम बात करें तो इसका क्या होगा, समूह प्रतिचयन। समूह प्रतिचयन को क्या बोलते हैं, क्लस्टर, क्लस्टर सैंपलिंग को गुच्छ प्रतिचयन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर सैंपलिंग या गुच्छ प्रतिचयन, जो भी आपको इस विधि में बड़े प्रतिदर्श आकार होने पर हम प्रयोग में लेते हैं, और इसके अंदर जो समग्र होते हैं ना उसको कुछ गुच्छों में बांटा जाता है। ठीक है, और फिर आसारस से चयन किया जाता है। जैसे समग्र हो गया, ठीक है, उसमें से हम क्या निकालेंगे, क्लस्टर, क्लस्टर में बांट देंगे इसको। ठीक है, और क्लस्टर से आसारस से विधि से चयन किया जाएगा। त्रुटि शब्द का संख्यांकीय में अर्थ क्या है, त्रुटि शब्द का संख्यांकीय में अर्थ क्या है, देखिए त्रुटि शब्द का संख्यांकीय में अर्थ क्या होगा, देखिए गलतियां, पूर्वाग्रह, गलती व पूर्वाग्रह, स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर के मूल्य का अंतर। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है ना, वो क्या है, एरर का मतलब ये है कि जो हमने जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया, ठीक है, और पॉपुलेशन का मान जो है, जो हम निकाल रहे हैं पैरामीटर, ठीक है, जो मान हमने पॉपुलेशन निकाले वही मान क्या आनी चाहिए, सैंपल से आनी चाहिए। ठीक है, और इनके बीच में कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है क्या है, एरर। क्लियर है, मेरे हिसाब से यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से प्रतिचयन की कौन सी रीति देव निर्देशन व सविचार निर्देशन दोनों का मिश्रित होता है। सबसे सरल क्वेश्चन, 3-4 बार करवा दिया है, आपको पता होना चाहिए, सतरित प्रतिचयन, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड या मिश्रित सैंपलिंग। क्लियर है, आगे देखते हैं। एक विद्यालय में 25 विद्यार्थियों, 2 विद्यार्थियों का सरल यादृच्छिक SRWR से प्रतिचयन किया जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया था शायद, है ना। कुल प्रतिदर्श कितने होंगे, एक विद्यालय में 25 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के हिसाब से किया गया है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन सहित किया गया है। ठीक है, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, SRSWOR के साथ था ना। देखिए दोनों ही चीजें हम देख लेते हैं एक साथ, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मैं दोनों ही चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुल प्रतिदर्श पूछा है, वहां भी हमें देखिए SRSWOR में हमें पूछा था कि इसमें सैंपल कितने बनेंगे। ठीक है, टोटल सैंपल कितने बनेंगे वो पूछा था। ठीक है, तो हमने क्या करा था कि NCN करा था। ठीक है, 24x25 और 25 था ना, 25x24 बटे 2 गुणा 1 है ना, तो ये हमने करा था 12, 300 है ना, ये 300 करा था। अभी जो हमें पूछा है वो क्या किया हुआ है, SRSWR के अंदर पूछा, तो हमारा क्या होगा, NN होगा। ठीक है, तो ये 25 है, 25 की स्क्वायर हो जाएगा यानी 625। क्लियर है, दोनों ही चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन आवश्यक तत्व नहीं है, प्रायिकता, प्रतिनिधित्व, निर्भरता, समरूपता। प्रतिचयन का आवश्यक तत्व नहीं है तो वो है निर्भरता। ठीक है, देखिए विशेषताओं की बात कर रहा है ये, निर्देशन के अंदर जो विशेषताएं हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, पहली चीज निर्देशन में जो इकाइयां सम्मिलित की जाती है उसमें होमोजीनियटी होनी चाहिए। ठीक है, और एक रूपता होनी चाहिए जिससे विश्वसनीय परिणाम हमें प्राप्त होंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इकाइयां आपस में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी सभी इकाइयों को निर्देशन में शामिल करने के क्या होनी चाहिए, समान अवसर हमें प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जो इकाइयां हैं उनमें सभी गुण समान रूप से विद्यमान होने चाहिए, सभी वर्गों की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने होने वाले चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हम कुछ इकाइयां चयन करते हैं, वो कुछ और ही चीजें गा रही है जो, ठीक है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है ना, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप प्रतिदर्श करते हो। ठीक है,
सैंपलिंग करते हो, प्रतिदर्श का जो आकार है ना पॉपुलेशन उसके अनुपात में पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप मान लो कि 1 लाख इकाइयां हैं, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं कि 10 सैंपल लेंगे हम तो बस 20 इतने में हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। पर्याप्त अनुपात में आपके पास क्या होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए सैंपल की। एक बढ़ती चेन अच्छा तब कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श के चुने जाने की संभावना समान हो। ये कथन कौन सा है? देखिए, हालांकि मैंने ऊपर जो विशेषताएं बताई है उसमें से एक विशेषता ये पूछी हुई है, ठीक है। ये किसने कहा था? ये कोक्सटन व काउंडेन का है, ठीक है, क्रोक्सटन और काउंडेन का। उनका कहना था कि एक एक जो प्रतिचेन है, एक जो सैंपल है वो तभी अच्छा माना जाएगा जब उसमें संभावित जो प्रतिदर्श है चुने जाने की संभावना समान रूप से हो, ठीक है। जब आंख बंद करके पर्चियों में से आवश्यकता अनुसार चयन किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? ये सबको पता, ठीक है। आपको मान लो कि ये चीजें हम रेगुलरिटी देखते भी हैं, ठीक है। ये होती है लॉटरी। इसमें आपको क्या है कि कोई नाम निकालना है, मान लो जैसे, ठीक है, तो एक मटका होता है या फिर कोई भी बर्तन हो सकता है, उसमें से आप क्या निकालते हो? पर्ची निकालते हो, ठीक है, और उसमें से ही आपका सिलेक्ट हो जाता है। प्राय ऐसे ही होता है आजकल, है ना, काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्चियाँ डाल देते हैं, जिसका नाम है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से पर्चियाँ डाल देते हैं, उसमें से एक निकालते हैं, ठीक है, बच्चे से निकलवाते हैं, किसी से भी, तो उस हिसाब से आपका होता है, ठीक। निर्देशन विधि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो सैंपलिंग विधि है उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? तो उसमें हम क्या करते हैं? निर्देशन विधि के अंदर हम बेसिकली जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। पेट 1927 की देव प्रतिचयन सारणी में 4 अंकों वाली कितनी संख्याओं की सूची प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये थी 10,400। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। आगे बढ़ते हैं। साधारण देव प्रतिचयन प्रभावी होता है यदि समग्र विषमरूपी हो, समग्र विभिन्न खंडों में हो, समग्र बहुत बड़ा ना हो, या फिर ए व सी दोनों। देखिए, साधारण देव प्रतिचयन तब प्रभावित होगा जब आपकी क्या हो, होमोजेनिटी हो, विषम रूप से नहीं होना चाहिए। वरना तो आपको पता है कि कुछ का कुछ ही चयन हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या हो, आपका समग्र क्या होना हो, बहुत बड़ा ना हो, है ना, ठीक है। सरल देव प्रतिचयन के अंतर्गत जो इकाइयां होती है वो सजातीयता होनी चाहिए उनमें, और एक समग्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ही ये प्रभावित होंगी, तो ए व सी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। प्रतिचयन किससे संबंधित है? प्रतिचयन जो है आपका प्रयागता सिद्धांत से भी संबंधित है, महंत जड़ता, ठीक है, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, तो ये सारी चीजें आपकी संबंधित है। प्रतिचयन से संबंधित कौन कौन से रूल्स हैं आपको पता होने चाहिए? एक तो प्रायिकता का है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है, ठीक है। और क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ये आपको पता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। देखिए, ये ना क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको एक एक आध चीज देगा, उससे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सके, इसलिए आपको ध्यान रखना है। थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग के क्वेश्चन ज्यादा देने का मतलब है पेपर हार्ड होना। ऑप्टिमाइजिंग, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग, और क्या है, एक और होता है थ्योरी ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लॉटरी निकालने के लिए प्रतिचयन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आपको सब पता है, एसआरएस, सरल देव प्रतिचयन। आगे, प्रतिचयन की रीति किस दशा के लिए उपयुक्त नहीं है? समुद्री जल की कुल गुणवत्ता के आधार भार के लिए, खाद्य पदार्थों की स्वाद के लिए, कार के प्रकार जानने के लिए, कोयले का कुल भंडार ज्ञात करने के लिए। तो ये जो है कार के प्रकार जानने के लिए उपयुक्त नहीं है प्रतिचयन की रीति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक यादृच्छिक प्रतिचयन की सूक्ष्मता बढ़ती है, कब बढ़ती है ये जो सूक्ष्मता है वो? अगर हम प्रतिदर्श के आकार के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है, तब ये क्या हो जाएगी, सूक्ष्मता इनकी बढ़ती है, इनमें एरर कम होता है। ठीक है भाई, 88 के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। और ये 88 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं टाइम सीरीज, और आई होप आप लोगों को सभी जो चीज़ें आपको समझाई गई है वो समझ में आ रही है। और प्लीज़ करके जो भी स्टूडेंट देख रहा है लाइक जरूर करें वीडियोज़ को, ठीक है? एक आध कमेंट भी छोड़ सकते हैं आप, है ना, ये आपके लिए एक छोटा सा काम रहेगा। चलिए, आज की क्लास में ही यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी।